ये 10 ओम और ये कितना, ये 5 ओम। करंट की बात करें, ये ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू है। जरा ध्यान दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, एक्सएल और एक्सआर निकालने का, ओमेगा एल और एक्सएल और एक्ससी निकालने का। फिर करंट निकालना है। इसमें से करंट का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। करंट आएगा डायरेक्टली 20/10 टू साइन 100πt। फेज में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ये इंडक्टर है, यहाँ करंट आएगा 20/5 4 साइन 100πt माइनस कैपेसिट। इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। करंट निकाल रहे हैं हम, तो लैग करवा दिया। यहाँ कितना हो जाएगा 20/10 साइन 100πt प्लस 10π/2। इस करंट को और इस करंट को और इस करंट को जोड़ूं तो ये करंट मिलेगा, ठीक है। इन दोनों करंट को जोड़ूंगा तो यहाँ मिल जाएगा, फिर उसको इसके साथ जोड़ूंगा तो ये मिल जाएगा। मतलब टोटल करंट का सम चाहिए। डायरेक्टली ऐड नहीं करते, फेजर से ऐड करना पड़ेगा इन तीनों को। 1 2 और 3, इन तीनों को। वैसे यहाँ एमीटर लगे हुए थे, तो इस वाले एमीटर की रीडिंग कितनी आती, 2/√2। पहले की 4/√2, पहले की फिर से। ऐड करना है तो फेजर से ऐड करेंगे। 2 इधर आएगा, 4 किधर आएगा, नीचे। तो कहाँ आएगा, ऊपर। लोग ये करंट के फेजर्स बना दिए हमने। 4 - 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 2 हो जाएगा 2। ये एंगल रिजल्टेंट हो जाएगा 2, हो जाएगा 45 डिग्री। तो जो नेट करंट, करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू बैटरी का एक्सप्रेशन आएगा 2√2 साइन 100πt माइनस 45। तो अगर यहाँ एमीटर लगा होता तो उसकी रीडिंग होती 2√2 डिवाइड बाई √2, यानी 2 एम्पियर। फेजर भी बना दिया, करंट थ्रू बैटरी बना दिया। एवरेज पावर, पावर फैक्टर देखो। एवरेज पावर, ध्यान देना, कल मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि पावर एवरेज जो है निकाल लो, या पावर रेजिस्टेंस पे निकाल लो, जितने भी रेजिस्टेंस, सेम ही आएगा। कल बताया था। क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर पे तो कोई पावर आवर नहीं ले, तो या तो रेजिस्टेंस पे निकाल लें। रेजिस्टेंस पे पावर निकालने का एक ही फॉर्मूला है, IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर कर दो, या फिर VRMS IRMS cos फाई, जैसे कर। IRMS का होल स्क्वायर, IRMS है इंटू रेजिस्टेंस, हो गया ये 20 वाट हो गया। यही क्या निकल के आ गया, पावर सप्लाइड बाय बैटरी निकल के आएगा, या पावर एवरेज निकाल के देख सकते हैं हम। पावर एवरेज यहाँ से निकाल सकते हैं। बैटरी ने कितनी पावर दी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, PRMS, करंट कितना जा रहा है बैटरी से, ये PRMS वैल्यू cos फाई। V और I के बीच में एंगल कितना है, 45, cos 45 हो गया 2 बटा तो 10, 10 इंटू हो गया। यानी जो भी बैटरी ने सप्लाई की है, सारी की सारी कहाँ लॉस हुई है, ठीक। इम्पीडेंस लास्ट, हाँ ये पार्ट थोड़ा अलग था, जरा ध्यान दें सब लोग इस पार्ट को नोट। मैं इन तीनों को पैरेलल नहीं जोड़ सकता, 10 × 5। तो जैसे मैं रेजिस्टेंस को जोड़, वैसे इनको कंबाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, साफ साफ ये दिखता, और इसका नेचर अलग है। एक रियल एक्सिस में है, दो इमेजिनरी एक्सिस में, ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ। डायरेक्टली ऐड करना ऐसे, लेकिन हाँ हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि इन तीनों को कंबाइंड ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर तीनों को कंबाइंड करता तो एक कोई रेजिस्टेंस बनता। उस रेजिस्टेंस को Z से डिनोट कर रहा हूँ, और नाम दे रहा हूँ क्या, इम्पीडेंस। क्या नाम दे रहा हूँ, पता नहीं। ये तीनों क्लब करके कुछ तो बनता, जैसे भी क्लब करना हो उनको, तीनों को क्लब करके कुछ तो ऐसा बनता रेजिस्टेंस। उसको क्या नाम दे दिया, Z। और ये मुझे दिख रहा है कि बैटरी में वोल्टेज कितना है, 20 साइन 100πt। बैटरी से करंट कितना जा रहा है, 2√2 साइन 100πt माइनस 45। सिंपल सी बात है, वोल्टेज दिया है
वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तभी तो करंट आता है। यानी मैंने 20 को किस से डिवाइड किया होगा कि मेरा ये करंट आया होगा? 20 को जेड से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। डिवाइड किया 20 जेड से तो काटा तो कितना 10, तो कितना हो गया जेड 5√2। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन तीनों को कंबाइंड करने के बाद, जैसे भी कंबाइंड किए गए हो, तरीका हमें नहीं मालूम कैसे कंबाइंड, लेकिन कंबाइंड करने के बाद जो इम्पीडेंस आएगा या टोटल इक्विवेलेंट किसके होगा? 5√2। कंबाइंड करके कुछ जेड लिख दिया, तो कुछ रेजिस्टेंस लिख दिया, रेजिस्टेंस डिवाइड करो तो करंट यार ही तो होता है। इम्पीडेंस नहीं, रेजिस्टेंस मानो ना उसको, नाम इम्पीडेंस है। जैसे रिएक्टेंस हुआ कैपेसिटिव 1/ओम, तो ओम ही ना। ये आंसर आया क्या? कितने लोगों के सारे पार्ट सही थे? ये ही नहीं होंगे कर, ये वाला गड़बड़ था, बाकी सब सही थे। तारो जल्दी, आज खत्म है ये, आज खत्म। सिर्फ लास्ट टॉपिक है हमारा। हाँ, फिर छोटी मोटी चीज बचेंगी तो 10 और एक्स्ट्रा तो मान लो। कौन सा चैप्टर पूरा? इन कौन सा? बस सीरीज सर्किट। की तो अरे बता दो ना, आ जाओ कान में बता दो। उसके बाद अभी भी नहीं मान रहे? कल फेंक के मारूंगा मैं, इंपॉर्टेंट बात हट जाएगी। तो हटाऊं ये? किस सर्किट पढ़ रहे हैं? नहीं है पहले सुनने। पैरेलल सर्किट तो सॉल्व हो जाते हैं, सीरीज देखते हैं। सर्किट नंबर 1, सीरीज में अगर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया और एक कैपेसिटेंस लगाया, फिर उसको बैटरी से कनेक्ट, नोट्स
ध्यान दें, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया और एक कैपेसिटेंस। तो अगर तुम्हें इसका टोटल रेजिस्टेंस लिखना है तो टोटल रेजिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ये समझ में आ रहा है? टोटल रेजिस्टेंस लिखना है उसी को हम क्या बोलते हैं। तो अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, रजिस्टर तो किस किस एक्सिस पे होता है, रियल एक्सिस। और इसको कैसे लिखते हैं, इसका वैसे रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसके रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्स आर माइनस जे एक्स सी। ये समझ में आया? आयोटा, आयोटा बोल दो, तुम्हारी इच्छा है, जे एक्स सी बोल दो या आयोटा एक्स सी बोल दो। तो z को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, लेकिन अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड लिखना है z का, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इन दोनों कंबाइंड करके, तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, पक्का। इसको ही और थोड़ा आगे लिखें, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी क्या होता है, 1/, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 1/। तो हमने टोटल क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस। इसी को क्या नाम देते हैं हम, इम्पीडेंस। क्या है ये, पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, हम इसका फेजर बनाएं, क्या बनाएं, फेजर। तो फेजर पहले लिखो मत, पहले समझ, एक समझ में आ गया तो सारे आएंगे, और एक नहीं आया तो लिख के भी क्या होगा, समझ नहीं आया तो। अगर करंट मान लो आई जा रहा है इसमें, ध्यान देना, फेजर बना रहा हूं, अगर करंट कुछ आई जा रहा है इसमें, तो रजिस्टर बोल रहा है कि मेरे अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, आई आर। लेकिन फेजर चेंज होगा कि वही फेजर होगा जो करंट का होगा, करंट का डायरेक्शन है वही होगा, घुमाता ही नहीं है रजिस्टर। तो मान लो करंट का फेजर ये था, ध्यान देना, फेजर अगर बनाए तो रजिस्टर पे ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर, और इधर ही होगा इसी डायरेक्शन में जो करंट का डायरेक्शन है। अच्छा, जरा कैपेसिटर को ध्यान दें, कैपेसिटर बोल रहा है मेरे पे ड्रॉप होगा आई इंटू एक्स सी, का रेजिस्टेंस कितना है, एक्स इंटू सी, एक्स सी 1/ओमेगा। इस ये बोल रहा है मेरे ऊपर ड्रॉप है आई इंटू एक्स सी, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं करंट और वोल्टेज में क्या कराता है, कैपेसिटर करंट को लीड कराता है। मतलब करंट लीड कर रहा होगा तो वोल्टेज को क्या करेगा, अगर कैपेसिटर करंट को लीड कराएगा तो वोल्टेज को क्या कराएगा, लैग कराएगा। तो ये बोल रहा है मेरे अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा मैं उसको करंट से 90 डिग्री नीचे कर दूंगा, कैपेसिटर पे आएगा आई इंटू, समझ में आ रहा है? यानी रजिस्टर पे वोल्टेज ये है वी आर, और कैपेसिटर पे कितना है वी सी। क्या इनको जोड़ सकते हो डायरेक्टली, हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन इन दोनों को वैसे जोड़ सकते हो तुम, अगर इन दोनों का नेट नेट वोल्टेज लिखना है वी नेट, वो आएगा अंडर रूट के अंदर आई आर का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, ये जला रजिस्टर का स्क्वायर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर अक्रॉस कैपेसिटर का होल स्क्वायर। और अच्छे से लिखना चाहो तो अब इसको कर सकते हो, रूट के अंदर आई आर का स्क्वायर आई एक्स सी का स्क्वायर, आई बाहर आ गया। अच्छा, ये कुछ लिखा हुआ है, बोलो, इम्पीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, सही बात है, टोटल ड्रॉप तो यही आना चाहिए, आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस, आया भी है। अभी ध्यान दें, अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो इधर ध्यान दें, अभी काम पूरा नहीं हुआ, टोटल वोल्टेज भी निकल आएगा मेरा, करके हम निकाल लेंगे नेट। अच्छा, ये वी नेट आ गया, ये एंगल कितना है, फाई। करंट में और वोल्टेज में जो एंगल है, करंट में और वोल्टेज में जो एंगल है उसी को तो फेज डिफरेंस बोलते हैं। कितना एंगल है जरा देखें, cos फाई की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू निकालना जरा,
टेन फाइव की वैल्यू कितनी आएगी, आई आर बाय, ध्यान दो, टेन फाइव इक्वल आई आर बाय आई एक्स, मतलब आई एक्स सी बाय आई से आई कट गया, यानी टेन फाइव क्या आया, एक्स सी ऑन आर। टेन फाइव तो टेन फाइव किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो तो रेजिस्टेंस का फंक्शन है, उसका करंट वरेंट वोल्टेज वगैरह से क्या लेना देना, तो सिर्फ एक्स सी ऑन आर, क्या ये दिक्कत तो नहीं। यानी पहली बात, दोनों में से करंट तो सेम जाएगा, लेकिन इस पे वोल्टेज और इस पे वोल्टेज में एक अंतर है कि दोनों में फेज में डिफरेंस है। मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं, ध्यान दो, अगर फील करना है तो ऐसे फील कर सकते हैं कि करंट इसमें से जा रहा होगा, रजिस्टर ने बोला मैं मेरे क्रॉस जो वोल्टेज है वो इधर ही रहेगा, कैपेसिटर ने बोला मैं करंट को लीड कराता हूँ, मतलब वोल्टेज को क्या कराऊंगा, वोल्टेज ने कैपेसिटर ने इधर ड्रॉप, यानी एक वोल्टेज वी आर इधर है और वी सी इधर है, नेट वोल्टेज कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब अगर टोटल वोल्टेज इन दोनों पे क्रॉस निकालना हो, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते वी आर वी सी, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा टोटल वोल्टेज। पक्का चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जरा इसको और जरा ध्यान से देखो, तुम इम्पीडेंस को जरा ध्यान से देखो, ये टोटल रेजिस्टेंस जब, क्या तुम्हें यहीं से वो टेन फाइव नहीं मिल जाएगा, एक्स सी ऑन आर, मतलब हम तो सिर्फ इम्पीडेंस को देख के बता सकते हैं कि टेन फाइव कितना, और टेन फाइव बताया तो कॉस फाइव पता है, पता, टेन फाइव बताया तो कॉस फाइव पता है, यानी पावर फैक्टर जो है हम वो तो देख के बता सकते हैं, सर्किट के जब हम इम्पीडेंस लिखेंगे हम देख के बता सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या है। क्यों पावर फैक्टर क्या है, देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, एक्स सी ऊपर होता और आर कहाँ होता है, ऐसा होता, तो रेशियो टेन फाइव में क्या आता है, एक्स सी आर का रेशियो आता है, टेन फाइव तो ऐसे आ जाता है। अब तुम्हें लिखना है करंट, ध्यान देना, ये वोल्टेज है, करंट लिखना है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल सर्किट में देखो तो करंट ऐसा है और वोल्टेज कहाँ है, नीचे, कौन लीड कर रहा है, करंट या वोल्टेज, करंट लीड कर रहा है, तो ओवरऑल सर्किट कैसा है, कैपेसिटिव या इंडक्टिव, कैपेसिटिव बोलेंगे ना, इसने बोला भाई मैं तो नहीं करता, लीड न लैग कुछ नहीं करता, कैपेसिटर ने बोला मैं तो करंट को लीड कराता हूँ, तो ओवरऑल सर्किट क्या कहेगा तुमसे कि हम करंट को क्या कराएंगे, लीड कराएंगे, लेकिन क्या देखो 90 से लीड हो रहा है, क्या इस बार 90 से लीड हो रहा है, नहीं, यानी सीरीज में क्या होगा, करंट लीड तो करेगा, अगर सर्किट कैपेसिटिव है तो करंट लीड करेगा, सर्किट इंडक्टिव है तो करंट लैग करेगा या वोल्टेज लीड करेगा, एक ही। तो करंट सर्किट देखो कैसा नेचर का है, कैपेसिटिव है, जैसे ये तो कुछ नहीं, इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये बोल रहा है मैं करंट को क्या कराऊंगा, लीड कर, तो ओवरऑल सर्किट कैसा है, कैपेसिटिव, तो ओवरऑल करंट लीड करेगा, लेकिन इस बार करंट कितने से लीड कर रहा है, फाइव से, पहले कितने से करता था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में 90 से, लेकिन यहाँ कितने से लीड करेगा, फाइव से, यानी अगर तुम्हें कोई बोल दे करंट लिखना है एनी टाइम, तो तुम क्या लिखोगे, वोल्टेज, वोल्टेज लिख दिया तुमने, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस तुम्हें पता है क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, और करंट क्या करेगा, लीड करेगा, कितने से लीड करेगा, फाइव से, फाइव हम निकाल सकते हैं, right? अब 90 नहीं है, दो चीजें बदल गई, एक तो यहाँ अब 90 नहीं होता, यहाँ कुछ नया एंगल होता है, समझ में आया, और रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, जरा लिखो इसको,
तो ध्यान दो, तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे। ऐसा यही सर्किट है, ओवरऑल सर्किट इज कैपेसिटिव इन नेचर, hence current will lead voltage by phi। करंट वोल्टेज को लीड करेगा किसी एंगल से, फाई से, 90 से नहीं, किसी एंगल से फाई से। अगर कोई मुझे इम्पीडेंस पूछे Z, तो हम कैसे लिखेंगे, R माइनस जे एक्सी, यानी मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, टोटल रेजिस्टेंस यही आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, इसी चलो, हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, सब निकल जाए बाढ़ में, क्या आनी चाहिए। जेड कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस लिखना है तो ये लिखा है हमारे सामने। अगर करंट लिखे हम, ओवरऑल करंट, करंट आएगा वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है, वी नॉट, टोटल रेजिस्टेंस है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी। करंट निकालने के लिए करंट क्या करेगा, फाई से, पता नहीं कितना है फाई, अभी निकाला नहीं है, लेकिन कुछ फाई से क्या करेगा, करंट वोल्टेज को क्या करेगा, लीड करेगा, कि ओवरऑल सर्किट क्या है, कैपेसिटिव। आरएमएस वैल्यू निकालनी हो करंट की तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, ये जो पीक वैल्यू है इसको किससे डिवाइड कर देंगे। अभी काम पूरा नहीं हुआ। 10 फाई की वैल्यू, हाँ, अगर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर पूछता कोई मुझे तो मैं क्या लिख देता, यार लिख देता। हाँ, अगर अगर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर पूछता तो आई में किसका मल्टीप्लाई कर देता, सिंपली आर का। अगर आरएमएस वैल्यू पूछते तो रजिस्टर पे आरएमएस वैल्यू, तो वोल्ट मीटर लगा देता है क्या, बोलता बताओ रीडिंग कितनी। तो आई ये रहा तुम्हारे पास, आर का मल्टीप्लाई करो बाय रूट 2 कर दो। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्सी हो जाएगा। आई मतलब वो आयोटा वाला आई नहीं है, तो करंट है, आई आर। अगर वी नेट पूछा जाए तो क्या डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, नहीं, पी आर स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर ऐसे ऐड होंगे। अगर वोल्टेज पूछा जाए नेट तो वो डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता, ऐसे ऐड होगा, अंडर रूट लेके ऐड होगा। तीसरी चीज, अगर फेजर बनाया जाए तो ध्यान देना, फेजर जब भी बनाना है तो कोई ऐसी चीज पकड़ो जो दोनों में कॉमन है। जैसे यहाँ फेजर बनाना है तो करंट दोनों में क्या है, कॉमन। करंट अगर ऐसा होता, कहीं भी बनाओ, करंट अगर ऐसा होता तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कैसा होता, इधर ही होता, पी आर ओ कितना होता, आई आर। कैपेसिटर पे वोल्टेज होता है आई इंटू एक्स सी, और किधर होता, समझ में आ रहा है। तो नेट वोल्टेज कहीं इधर आता, कुछ एंगल से फाई नेट, या 10 फाई पता है मुझे, कितना हो जाएगा 10 फाई, आई एक्स सी बाय आई आर। अच्छा, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, स्लैश पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस अपॉन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टेंस, भी लिख सकते हैं। 10 फाई ये भी तो हो सकता है। हाँ, अब आई से आई कट गया तो 10 फाई कितना बन गया, ध्यान देना, एक्स सी अपॉन आर। लेकिन हमें तो किसकी जरूरत पड़ती है, कॉस फाई की। पावर फैक्टर तो हमारा कॉस फाई है ना, हमें तो पावर फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो 10 फाई एक्स सी बाय आर है, ध्यान देना, तो हम डालते हुए 10 फाई क्या है, एक्स सी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कॉस फाई हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारा पावर फैक्टर आ गया। तो पावर फैक्टर तो हम इधर ही देख के बता सकते हैं, ध्यान देना, इसको देख के बता सकते हैं। ट्राइंगल बना लो, यल वाली एक्सिस पे क्या है आर, वर्टिकल वाली एक्सिस पे क्या है एक्स सी, चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, तुम्हारी इच्छा है। ये मिल गया तुम्हें फाई, 10 फाई पता है, कॉस फाई भी पता है, यहाँ से इसी से मुझे ट्राइंगल दिख जाएगा। पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेंस ट्राइंगल। पीडेंस ट्राइंगल बना लिया तो डायरेक्ट दिख जाएगा फाई।
तो अब लोग क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को रटते हैं, टेन फाइव कॉस फाइव पी सी बाई वी आर, टेन फाइव इसके बराबर भी होता है, ये भी रटते हैं, ये भी रटते हैं। ये रटो मत, फील आ रहा है, डायरेक्टली वो ऐड नहीं हो सकते, परपेंडिकुलर है इसीलिए क्या लिया गया है, अंडर रूट लिया गया है, तो वो अपने आप ही याद रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से। बता दूं? जो पहले लिखा था वही लिखा है, बस अच्छी राइटिंग में लिखा है, अच्छी राइटिंग है। अच्छी राइटिंग क्या होती है, देखो दूर से देखो कितना बढ़िया लग रहा है। हाथ से, हाथ से मत देखो ना। जैसे सर्किट दे दिया, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, और एक्स सी की वैल्यू दे दी सीधे 4 ओम, और ये दे दिया 20 sin मेगा टी, और स्विच को ऐसे क्लोज, तो क्या होगा? जैसे ये सबसे पहला पूछा तुमको, जेड निकालो, क्या निकालो? जेड, यानी इम्पीडेंस निकाल दो। सबसे पहला मैं ही निकाल रहा हूँ, रुक जाओ। निकालोगे, निकालोगे तुम खुद ही, जेड निकालो। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, तो आई टी क्या होगा? थर्ड निकालो तुम, पावर फैक्टर निकालो, क्या निकालो? पावर फैक्टर। फोर्थ तुम निकालो, पावर एवरेज। फिफ्थ तुम निकालो, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप ऑन रेजिस्टेंस। छठवा तुम निकालो, वोल्टेज ड्रॉप ऑन कैपेसिटर। चलो लगा देता हूँ, वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप नहीं, मैं रीडिंग पूछ लेता हूँ। 1 वोल्ट मीटर मैंने यहाँ लगा दिया रजिस्टर पे, 1 वोल्ट मीटर मैंने यहाँ लगा दिया कैपेसिटर। रीडिंग ऑफ V1 एंड V2।
इम्पीडेंस कितना आ गया, 5 आ गया, √3² प्लस 4²। पावर फैक्टर तो 0.6/5, बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीजें देख के बता सकते हो। पावर एवरेज RMS IRM √2, 40, 40 इंटू होता है 24, क्या रहेगा तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, क्या लगाया तुमने? क्या लगाया बताओ तुम? IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर लगा दिया क्या? होता है वो तो बस RMS cos फाई। हल दिया भी। अच्छा, 3 और 4, पहले तो ये सोचो, मन में कैलकुलेट करो, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसके पेन लगाने की जरूरत। 3 और 4 डायरेक्टली नहीं जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? अंडर रूट लेके। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर इसका निकालना होगा तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है, 5 होता है। करंट कितना जाएगा? 20/5। पीक वैल्यू फेज वेज में चेंज तो होता रहेगा। ठीक है, तो इम्पीडेंस तो पहले ही मिल गया मुझे, कितना हो गया? पहला पार्ट खत्म। सही है। और पावर फैक्टर हम इम्पीडेंस को देख के भी बोल सकते हैं और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इम्पीडेंस को देख के ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 - 4J। ठीक है, ये तो लिखा है इम्पीडेंस Z = 3 - 4। तो रियल एक्सिस पे 3 है, वर्ड इमेजिनरी पे 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। पावर फैक्टर कितना हो गया? 3/5। एक तो इम्पीडेंस ट्राइंगल को देख के बोल सकते हैं पावर फैक्टर हो गया 3/5 यानी 0.6। और दूसरे तरीके से भी निकालेंगे। अभी करंट निकालना है, तो करंट का बहुत आसान, यहाँ से करंट कितना जाएगा ध्यान दो। करंट निकालना है IT, तो वोल्टेज कितना है? 20 sin ωt। रेजिस्टेंस से डिवाइड करूं कितना? 5। फेज में ध्यान देना कितने का चेंज। ओवरऑल सर्किट कैसा है? कैपेसिटिव नेचर का है या इंडक्टिव नेचर का है? इंडक्टर तो है ही नहीं, कैपेसिटिव। पक्का करंट क्या करेगा? लीड करेगा। और कितने से लीड करेगा? 5 से। और जरा 5 की वैल्यू बताना यहाँ से देख के, 53 या 37? 53, तो डायरेक्टली यहाँ कितना हो जाएगा? डिग्री। तो ये कितना हो गया करंट किसी भी टाइम पे? 4 sin। सही है। मतलब यहाँ एमीटर लगा देता तो क्या रीड करता है एमीटर? 4/√2, 2√2। करंट एट एनी टाइम हो गया। पावर एवरेज निकालना है तो वैसे ही निकाल सकते हो, दो तरीके। क्या ये कोई पावर लेगा देगा? नहीं, या तो इस पे निकाल लो, या पावर एवरेज का फॉर्मूला लगाओ ना, बार बार क्यों इतना दिमाग खराब करना है अपने को। PRMS 20/√2, IRMS 4/√2, cos 53 10, 5 से गया 2, 8, 3, कितना हो गया? 24 वाट। जरा I²R लगाते, रेजिस्टेंस पे लॉस देखते, तो रेजिस्टेंस पे करंट कितना है अभी हमने निकाला था? 4 निकाला था ना करंट। पूरा करंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रेजिस्टेंस पे IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर लगाना ना। IRMS निकालना कितना है? 4/√2 यानी 2√2, उसका स्क्वायर करना।
8/3 तो वही है। सही बात है, पूरी एनर्जी कहाँ अच्छा वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, रीडिंग ऑफ V1 V2 निकालना है। कॉमन सेंस है, ध्यान देना। तुम्हें पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर तुम ध्यान देखो 20 है, टोटल रेजिस्टेंस 5 है, तो यहां से करंट कितना जा रहा था 4। वोल्टेज पीक लिया है तुमने, तो करंट भी क्या आएगा पीक। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 को 5 से डिवाइड किया तुमने, वोल्टेज पीक लिया है ना तुमने, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड किया। रेजिस्टेंस में कुछ नहीं होता पीक और आरएमएस, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है। तो इस वोल्टेज पीक को तुमने रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, तो करंट कौन सा मिलेगा, तो पीक वैल्यू मिलेगी। अगर आरएमएस लेते तुम 20/√2, तो ये कितना आता 4/√2 आता। तो पीक लोगे तो पीक मिलेगा, आरएमएस लोगे तो आरएमएस मिलेगा। ये पीक पीक करंट आ गया। तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया IR मैग्नीट्यूड में 12, फेज वेज में तो चेंज होता रहे जो भी होता है। IR 12, इस पे कितना आएगा 16। सही है, लेकिन ये वैल्यूज कौन सी है, पीक या फिर आरएमएस, पीक। अभी तो हमने आरएमएस कुछ लिया ही नहीं। तो इस पे रीडिंग, अगर वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाए इस पे पीक तो कितना आएगा 12, इस पे कितना आएगा 16। और क्या 12 और 16 जोड़ के 20 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। लेकिन √12² और 16² जोड़ के देखो 20 मिल रहा है क्या, बोलो। वोल्टेज डायरेक्टली ऐड नहीं होते, एक वोल्टेज ऐसा है तो एक वोल्टेज उसके 90 डिग्री पे है, तो वो डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते। इस कैसे ऐड होंगे, अंडर रूट, तो √12² प्लस 16² मिलके तो 20 बन जा रहा है, डायरेक्टली ऐड नहीं होते वोल्टेज। लेकिन हम डीसी में क्या करते थे, डायरेक्टली ऐड करते थे। बड़े से छोटा 12, बड़े से छोटा सेम है तो जोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ V1 की रीडिंग आएगी 12/√2, V2 की रीडिंग आएगी 16/√2। क्या तो क्या नहीं, जेड हम ऐसे निकाल सकते हैं, V पीक बाय I पीक, PRMS बाय IRMS। लेकिन VT/IT करने पे थोड़ी जेड आ जाएगा, दोनों को करने पे तो जेड आता है ना। वोल्टेज को, टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड करूं तो रेजिस्टेंस आता है, आरएमएस वोल्टेज को आरएमएस करंट से ही डिवाइड करूं तो भी क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। लेकिन किसी भी टाइम पे साइनसोइडल डिवाइड बाय साइनसोइडल भी एक वैल्यू दे देगा। अब ये तो हुआ रजिस्टर कैपेसिटर, रजिस्टर इंडक्टर होता तो बता दूं, देख लिया ये तो तुमने किया तुम लोग। पहला सर्किट दिख गया रजिस्टर कैपेसिटर, अब अगला देखेंगे हम रजिस्टर इंडक्टर, फिर देखेंगे रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर। अब तो सब एक जैसा ही है, ध्यान दो, अब तो सब समझ। हाँ, हटा दूं, ध्यान दो। अब मैंने ले लिया सर्किट नंबर 2, एक रजिस्टर लिया और एक इंडक्टर लिया, और क्या लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया V0 साइन टी। सही है, तो इसका टोटल, पहला पॉइंट, इसका टोटल इंपीडेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे, R+j XL, ऐसे ही लिखोगे। और -jXC या प्लस, प्लस माइनस से कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है, वो तो सेम ही लिखोगे। Z आएगा अंडर रूट के अंदर, पिछली बार R² प्लस XC² था, यहाँ XL। सही है। दूसरा, यहां तक तो सब सही है। ओवरऑल सर्किट कैसे नेचर का है, कैपेसिटिव या इंडक्टिव, ओवरऑल सर्किट इज नेचर इंडक्टिव। तो वोल्टेज
लीड करंट बाय 90 नहीं, फाई। फाई हम कैसे निकाल सकते हैं? इम्पीडेंस ट्राइंगल से। रियल एक्सिस पे आर लो, वर्टिकल एक्सिस पे एक्सएल लो, तो फाई मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स। कॉस फाई मिल जाएगा, टेन फाई मिल जाएगा, कोई सा भी फाई मिल जाएगा। तो पावर फैक्टर अगर निकालना हो तो बोलो। कॉस फाई कितना होता है? आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, या आर बाय जेड लिख दूं तो क्या बढ़िया रहेगा? याद हो जाए क्या? क्या पावर फैक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं। करंट निकालना है किसी भी टाइम टी पे, ध्यान देना, करंट एट एनी टाइम टी, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस साइन। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इसमें करंट लैग करेगा, माइनस फाइव जिला। दिक्कत तो नहीं। फेजर देखो जरा, इन दोनों में क्या सेम है? फेजर जब भी ड्रॉ करना है देखना दोनों में सेम क्या है। दो या तीन जितनी करंट सेम है, सीरीज में है ना। तो मैंने करंट को ऐसे ड्रॉ कर लिया कि मान लो करंट ऐसा होता है, ठीक। तो रजिस्टर पे ड्रॉप कैसा होता? इधर ही होता है, इसी डायरेक्शन में, पी आर। और कितना होता वो? आई इंटू, अच्छा करंट आई जा रहा है सेम, इस पे ड्रॉप कितना होता? आई इंटू एक्सएल। किधर होता? इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है 90। कितना हो जाता है? आई इंटू, तो रजिस्टर पे वोल्टेज इस डायरेक्शन में और इंडक्टर में वोल्टेज इस डायरेक्शन में, क्या डायरेक्टली ऐड हो सकता है? नहीं। तो अगर वी नेट निकालना हो, इन दोनों को ऐड करना हो, इसके बराबर आएगा वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर का अंडर रूट। और यही किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का अंडर रूट। रिटर्न लोगे तो ऐसे आएगा। अच्छा, इससे एक चीज और मिल गई, फाई इससे भी मिल गया, ध्यान देना। यही तो आएगा नेट वोल्टेज, आएगा कि नहीं आएगा? नेट वोल्टेज और करंट में जो एंगल है उसी को तो क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। इधर निकालना, ये फाई कितना है? टेन फाई इक्वल टू आई एक्सएल आई इंटू आर, आई आई कट गया, एक्सएल बाय आर। वही तो कर रहे हैं। टेन फाई की वैल्यू कितनी है तो हम यहीं से देख लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे एक और सर्किट, ध्यान देना। टेन फाई एक्सएल बाय आर इधर लिख, टेन फाई कितना आ गया? ध्यान देना। अब मैंने सर्किट थ्री ले लिया, एक सर्किट आ गया तो सारे आ गए। एक सर्किट ले लिया, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, एक्स सी एक्स एल। ध्यान देना, सर्किट नंबर थ्री, सर्किट नंबर। अच्छा, इसका जेड लिखना जरा। तुम लोग पेन छोड़ो पहले यार, तुम लोग पेन पता नहीं क्या करते रहे। बताओ कितना लिखें? आर माइनस जे एक्स सी प्लस जे एक्सएल, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, या एक्सी माइनस एक्सएल भी ले लोगे तो भी। अब जेड निकालो, जैसे तुम्हें कल जेड निकालना है, कैसे निकालोगे? अंडर रूट के अंदर, और कॉमन सेंस है, रेजिस्टेंस ऐसा होता था रियल एक्सिस पे, और कैपेसिटर का नीचे, इंडक्टर का ऊपर, या कहीं भी ऊपर नीचे। तो कैपेसिटर और इंडक्टर तो पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल है ना, ये तो कट जाएंगे ना। एक का ऊपर होता है, एक का कहाँ होता है? नीचे। इतना डिफरेंस आया पहला। दूसरा, क्या हम यहां से ट्राइंगल बना सकते हैं? बना दें। आर फाई सही है, एक्सएल माइनस एक्सी और आर, कॉस फाई मिल जाएगा क्या? यहां से आर अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स, पाइथागोरस।
ये मिल जाएगा। यहाँ से पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। जेड इतना आ गया। अच्छा अब समस्या ये है कि ओवरऑल सर्किट कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, दोनों ही है सर्किट में तो कि चलेगी। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, कैसे नेचर का है, इंडक्टिव नेचर का है सर्किट। और अगर एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल है तो कैसे नेचर का है, कैपेसिटिव। तो पहली वाली कंडीशन में करंट कैसे लिखोगे मैं बता दे रहा हूं। एक्सएल एक्ससी से बड़ा है तो सर्किट क्या है, इंडक्टिव। तो कौन लीड करेगा, वोल्टेज। करंट क्या करेगा, लैग करेगा। तो लैग कराना है। पी नॉट बाय जेड, जेड लिख रहा हूँ पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो कैपेसिटिव होता तो करंट क्या करता, करता। सीधे समझ में आ रहा हो। फेजर वाला काम और देखो, छोटी चीज और देखो। अच्छा करंट तीनों में सेम जा रहा है, जरा फेजर बना दो इसका। फेजर बहुत मजेदार है, ध्यान देना। अच्छा करंट मान लो तुमने ये डायरेक्शन मान लिया अपने से, मान लो ये वाला मान लो करंट। तो रजिस्टर पर ड्रॉप किधर आएगा, इधर ही आएगा, वी आर। सही है। इंडक्टर पे क्या लीड कर, ऊपर या नीचे, ये ऊपर सॉरी कैपेसिटर है ना, पहले कैपेसिटर पे तेज कहाँ आएगा, नीचे। इंडक्टर पे कहाँ आएगा, चला। तो अगर पूरा कंप्लीट नेट वोल्टेज जोड़ोगे इन तीनों का तो वो वी नॉट के बराबर आना चाहिए। तो वो ऐसे नहीं जोड़ सकते, सबके तीनों का अंडर रूट थोड़ी करोगे। नेट कैसे निकालोगे, वी आर। दोनों में जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। मैंने मान लिया नीचे वाला बड़ा है तो वी माइनस, यानी इन दोनों के वोल्टेज तो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल मान लो, ये मान लिया। नेट वोल्टेज कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का, ठीक है। अच्छा वैसे इसको चाहो तो और अच्छे सिंप्लीफाई कर सकते हो। वी आर क्या है, आई आर। वी सी माइनस वी एल है आई इंटू एक्स सी माइनस एक्सएल। ये फाई मिल जाएगा यहाँ से, रेशियो से फाई कितना आ गया देखो, 10 फाई। एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर, देखो क्या रह गया, सीधे समझ में आ रहा हो। तो यहाँ वोल्टेज, यहाँ पे तीनों में वोल्टेज कैसे जोड़ना है, जैसे मैंने बोल दिया इस पे 4 वोल्ट था, इस पे 8 वोल्ट था, 20 वोल्ट था, मैंने ऐसा बोल दिया। क्या करोगे, 4 तो इधर है, 20 और 8 में माइनस होंगे, 12 बचेगा। तो 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ऊपर नीचे से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कौन ऊपर है कौन नीचे। इधर समझ में आ रहा होगा। तो जरा कुछ एग्जांपल से
बता दूं?
निपटाओ इनको। आ गया क्या? आ गए ये दोनों, आर एल और आर एल सी। आके देख लो बनने क्वेश्चन, समझ में आ गया तो चैप्टर। फिर से पहला सवाल दूसरा सवाल, कोई पेन की जरूरत नहीं, कोई पेन की जरूरत नहीं है, दिमाग ही काफी है। लगाओ दिमाग। पहले का रीडिंग ऑफ एमीटर 3 पक्का। ये आरएमएस वैल्यू दी है ना, कुछ दिया तो ये देखो साइनसोइडल।
पहला ध्यान देंगे, फिर ध्यान दो, पहले पहले दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दो, फिर करते। ये देखो, टोटल रेजिस्टेंस देखना चाहो, 8 और 6 डायरेक्टली नहीं जुड़ेंगे, √8² + 6 स्क्वायर कितना हुआ 10, 30/10, करंट कितना हो गया 2। करंट पी के आरएमएस है, आरएमएस, वोल्टेज आरएमएस लिया है तो करंट भी क्या मिला हुआ आरएमएस, और ये तो रीड भी आरएमएस ही करता है। आया P1 की रीडिंग 24, क्या 24/√2 या 24? 24 ही। जब करंट ही आरएमएस है तो इस पे वोल्टेज कौन सा आएगा आरएमएस। P2 देखो, 18 और 24 को कंबाइंड करना अंडर रूट लेके बन जाएगा। ठीक, जरा इधर ध्यान दो, टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं। 4 इधर है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो उंगलियों पे, 4 इधर है, 6 और 3, ऊपर 6 नीचे 3 ऐसा मान लो, 4 और 3 कितना हो गया 5, 20/5 4, आरएमएस है तो करंट भी आरएमएस 4 आया ना। P1, P1 मतलब ड्रॉप इसका नहीं, इन दोनों का मिला के, पहले V2 को मत देखो, पहले सिर्फ किसको देखो V1, मतलब इन दोनों को मिला के कितना ड्रॉप है। ध्यान देना, करंट कितना जा रहा है 4, करंट कितना जा रहा है 4, इस पे ड्रॉप है 16, पे ड्रॉप है 4 जा रहा है ना 24, तो 16 अलग डायरेक्शन में है और 24 अलग डायरेक्शन में, तो क्या लेना पड़ेगा रिजल्टेंट, तो 16 और 24 का कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256, 24 का अंडर रूट के अंदर 832 जिला है अपने को। क्या समझ में आ गया? अच्छा, अब किस किस पे रीडिंग निकालनी है ध्यान देना, P2 की रीडिंग निकालनी है। पे ड्रॉप कितना है 24, और इस पे कितना पोटेंशियल 12, ये 24 और 12 रिजल्टेंट होके जुड़ेंगे या ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे। करंट होता है तो वोल्टेज कैपेसिटर में क्या कर जाता है नीचे, तो एक ऊपर चला जाता है, डायरेक्टली एड सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। 24 और 12 कितना आ गया 12, मिला, ये वाला कर लिया। बोलो जेड कैसे निकालेंगे, जेड तो निकाल दो, अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 13, ये आरएमएस दिया है, साइनसोइडल नहीं दिया तो क्या दिया आरएमएस, तो अगर यहाँ एमीटर एमीटर होता रीडिंग निकाल लेते। पावर एवरेज, पावर फैक्टर डायरेक्टली सोचो, पावर फैक्टर 5 इधर है 12 ऊपर है तो 5 मिल गया, ये 13 है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर अच्छा ऊपर लिख दिया, ये नीचे वाला पावर एवरेज आरएमएस, आरएमएस आई ऐसे निकाल सकता है आरएमएस वैल्यू, 26 को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड 13 से कितना आ गया 2, कॉस फाइव कितना 5/13 से ये गया 2, हो गया, जो भी लॉस हुआ होगा रेजिस्टेंस पे ही हुआ होगा। VL और VR पे ड्रॉप, करंट कितना आया था वैसे 26/13 2 एम्पियर, करंट कितना आया था 2, और ये 2 आरएमएस वैल्यू थी, तो इस पे ड्रॉप कितना आएगा 24 का, इस पे कितने का आएगा 10 का, क्या डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं नहीं होते। अच्छा फेजर भी बना देना, ध्यान देना, करंट अगर ऐसा जा रहा है, फेजर बनाना है, करंट ऐसा जा रहा है 10 वोल्ट इधर होगा, ये समझ में आ रहा है, और 24 किधर होगा, तेज इसमें लीड करता है, ये VR है ये VL है, बना दिए फेजर। पाई निकालना हो तो यहां से भी निकल आएगा, पी और आई के बीच का 24/10, ये आया था क्या 0.4 ही आया था क्या 5, नहीं वो तो 10 फाई निकाला है मैंने, कॉस फाई निकालना पड़ेगा, ये 24/10 एक और निकालो, 10 फाई तो पक्का मेरा 24/10 ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ तो ऐसा नहीं करना, रॉकेट साइंस देख के ही कर सकते, लास्ट वाला वो कर दो।
अच्छा पहले होमवर्क मार्क कर लो, चलो पहले होमवर्क मार्क कर लो। पेज नंबर कहाँ तक कर लिए थे अपन? हाँ, तीसरी टू हो गई थी। अब पेज नंबर 9 पे आ जाओ। बस ये थ्योरी भी पढ़ना है, एक बार रीड मारना है बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, एक बार सब लोग ध्यान से सुन लें, काम चैप्टर अच्छे से सीखना है, के लिए पहले ये थ्योरी पढ़ना है, रीड मारना है बस, समझ में आ जाएगी एक बार में। समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो एग्जाम्पल पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, 3 भी करना है, 17 भी करना है। नहीं 18 नहीं करना, चोक कॉइल स्टार बना लें इस पे। हाँ 19 भी स्टार बना लें, स्टार बना लें। अब आ जाए DCT 3। DCT 3 के तो सारे कर डालो, जो बन जाए सारे कर डालो। हाँ जहां भी चोक कॉइल दिख जाए, चोक कॉइल दिख जाए वो छोड़ देना है, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिख जाए वो छोड़ देना है, ऊपर लिख लो चोक कॉइल या रेजोनेंस। एक दो जगह दिख जाएगा, है कुछ नहीं। चोक कॉइल कल ही मैंने बताया था, वो ट्यूब लाइट वाला वही है, लेकिन ठीक है। नहीं चोक कॉइल ही दिखेगा, रेजोनेंस नहीं दिखेगा तुमको इसमें, तो वो अगली DCT में। चोक कॉइल ही दिखेगा तुमको, रेजोनेंस की एक अलग से DCT। बस यही करना है। फिर से बोल रहा हूँ, बिना इलस्ट्रेशन के आगे ना बढ़े, पहले इलस्ट्रेशन करें फिर आगे बढ़े। रेजोनेंस तो अगली DCT में बस। चलो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हुआ यहाँ पे अपन, कल और डिस्कस करेंगे। तो चोक कॉइल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतने बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, बस चोक कॉइल होता क्या है ये पता चले। तो इलेक्ट्रो 1 इलेक्ट्रो 2 कर लिया अपन ने, कैपेसिटर कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर लिया, अब AC भी कर लिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर लिया। के बाद हाँ, स्कूल का एक टॉपिक है जो अच्छा है, जो कभी कभी मेंस में पूछा जाता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, टेम्परेचर, टेरेसिस, लूप, ये सब पढ़ेंगे जरूर। लेकिन उसको पढ़ने का सबसे बढ़िया टाइम रहेगा स्कूल के पहले। अरे अभी पढ़ाऊंगा, मिल जाओगे, थियोरेटिकल है पूरा, डेफिनेशन में का सबसे बढ़िया टाइम है पढ़ने का स्कूल जस्ट पहले। क्यों? क्योंकि स्कूल के जस्ट पहले तुम डरे रहोगे, NCERT भी पढ़ोगे और कोई बुक भी पढ़ लोगे। अभी तुम कुछ नहीं, क्योंकि उसका मॉड्यूल नहीं है, उसका कोई मॉड्यूल नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मॉड्यूल मतलब अपने पास नहीं है, मॉड्यूल है ही नहीं, उसका कोई मॉड्यूल नहीं। पहले IIT का टॉपिक नहीं था, मेंस का भी नहीं था वो। तो यहाँ तक समझ में आया, ये वो कोर कोर टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, जिनसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरी बनी थी। से बोल रहा हूँ, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से बहुत क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 मिला के कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक तो मिनिमम है ही, एक तो गारंटेड है। गिनो जरा, 4 ये क्वेश्चन हो गए। कैपेसिटर का 1, 5, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ करंट से 1 या 2, मेरे को तो 3 भी, लेकिन 1 या 2 पक्का। कितने हो गए? EMI का पक्का, AC का पक्का। 9 से 10 के बीच में क्वेश्चन रेंज करेंगे। कितने नंबर हो गए? हाँ हाँ, 12th में अब जो हमारा पार्ट बचा है मेनली, वो है, सबसे मेन पार्ट है मॉडर्न। पार्ट मतलब क्या, एक चैप्टर है मॉडर्न। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है हमको। अगर हमने मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर दी, रे ऑप्टिक्स तुमको पढ़ा दी गई है, बची कौन सी? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स छोटा टॉपिक है,
से 2 दिन और ज़्यादा ले जाएगा, बस इतना ही टॉपिक है। वेव ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक। तो मॉडर्न ख़त्म कर ली मतलब हम 12th निपटा चुके हैं। अगर हमने मॉडर्न ख़त्म कर ली तो लगभग हम 12th निपटा चुके हैं। चलो बता दो सर, बता दो भाई उसका जेड कितना आ रहा है। गंदे आ रहे हैं क्या? डेटा ऐसा क्यों दिया है? मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन आया है कहीं से। 1.9 आ रहा है क्या सबका? जेड 1.9 VLBC। ओ, जो भी है कर लेना है, इसको करो। अब तो समझ में आ गया ना कैसे करना है, कर लोगे। थोड़ा सा एक एक चीज और बता दें, एक चीज बता देते हैं यार। हमने ये देखा था, सब लोग ध्यान दो। हमने ये देखा था, ये रजिस्टर है, ये एक्सएल है, ये एक्सी है। अच्छा, एक्सएल अगर, ध्यान दो, एक्सएल अगर एक्स सी से बड़ा है तो इंडक्टिव सर्किट है। कैसा है? करंट लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। एक्स सी अगर एक्सएल से बड़ा है तो कैपेसिटिव है। कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है, पढ़ चुके। लेकिन अगर एक्सएल और एक्स सी बराबर हो गए, ध्यान देना, एक्सएल और एक्स सी बराबर हो गए अगर, यानी कहने का मतलब इन दो, ये दोनों रेजिस्टेंस कट गए, एक 3 है और एक नीचे की तरफ 3 है, कट गए, तो जेड किसके बराबर आ जाएगा? आर। क्या ये प्योरली रेजिस्टिव नहीं बन गया? सिर्फ जेड इसके बराबर हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव ना। जेड किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। जरा देखना, अभी पूरा देखना है इसको। जेड आर के बराबर हो गया, करंट कितना आ जाएगा मुझे बताओ, बोलो। करंट कितना आ जाएगा? पी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। क्या फेज में कोई चेंज वेंज आएगा? नहीं आएगा बिल्कुल भी, स्टेप बन गया। अच्छा, डायग्राम देखें तो करंट अगर ये फेजर था तो वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस ऐसा होगा, वोल्टेज ड्रॉप एट कैपेसिटेंस पर इंडक्टेंस, लिख दिया क्या? कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, इंडक्टर में वोल्टेज, और ये दोनों बराबर होंगे, कट जाएंगे क्योंकि ये क्या है? आई एक्सएल, ये क्या है? आई एक्सी। आई तो सेम ही है, एक्सएल एक्सी भी सेम है, कट गए ये दोनों। पक्का समझ में आया? तो हुआ क्या? अच्छा, पहले रेजिस्टेंस ज्यादा था जब नहीं कटते थे, या अब रेजिस्टेंस ज्यादा है? इंपीडेंस बोल रहा हूँ, इंपीडेंस पहले ज्यादा आता था अब ज्यादा है? पहले ज्यादा आता था, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आता था। अब कितना है? आर। इंपीडेंस करंट, इंपीडेंस कम, करंट ज्यादा। पक्का समझ में आ रहा है? करंट ज्यादा हो गया, मतलब सर्किट में करंट मैक्सिमाइज हो गया। यानी एक्सएल कितना होता है? ये कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जो तुम इसकी रख दो तो ये दोनों पक्का क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। मतलब हमारे हाथ में है इन दोनों को काटना। हम फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर होते हैं जिससे हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। 50 पे नहीं कट रहे, क्या पता 70 पे कट रहे हो, तो हम 70 पे लगा देंगे, इन दोनों का कोई भी असर नहीं आएगा। सर्किट कैसा बन जाएगा? प्योरली रेजिस्टिव। उसमें फायदा क्या है? करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज हो जाएगी। एक तरीके से करंट मैक्सिमाइज हो गया तो एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाएगी, साइड बाय वोल्टेज। और हमें एनर्जी मैक्सिमम सप्लाई करनी है किसी भी काम के लिए। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों कट जाएं, रेजोनेंस। क्या होती है? रेजोनेंस। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के समय एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब आ जाओ माइक्रोवेव पे। माइक्रोवेव भी इसी पे काम करता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
तुम जब उस रेगुलेटर वगैरह किसी चीज को घुमाते हो तो माइक्रोवेव क्या करता है, पानी की फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करता है कि माइक्रोवेव के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ये हो गया। अच्छा, कोचिंग का नाम मैंने बताया था, रेजोनेंस क्यों रखा गया है, अच्छा लगा इसलिए रखा गया है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हम हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं, उस पर एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अब कहीं मिल गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ देना, ऐसे तो हम कल दोबारा देखेंगे, मिल जाए तो थोड़ा बहुत कुछ तो कर ही सकते हो। यार पूरा समाप्त हो चुका है, सिर्फ एक चोक कॉइल बचा है, तो मैं दोबारा कल बताऊंगा, और क्या कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा इसमें, इसी को बड़े अक्षरों में लिख, हाँ, और क्या करूंगा मैं इसमें, बता दिया पूरा। तो कल एक क्लास और मान लो फाइनल, जिसमें डिस्कशन वगैरह भी करेंगे अपन, ये सब करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, अल्टरनेटिंग करंट खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म हो चुकी है। मजे करो।